होता क्या है, गुणसूत्र विभाजन के दौरान, ध्यान से सुनना, गुणसूत्र विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर स्थित तारक केंद्र सेंट्रियोल, गुणसूत्र विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर स्थित तारक केंद्र से तर्कुतंतु निकल के आते हैं और वो काइनेटोकोर से आके जुड़ते हैं। ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु, ठीक है। ये क्या है बेटा, तर्कुतंतु। और कहां जुड़ता है तर्कुतंतु, काइनेटोकोर पर। तर्कुतंतु को इंग्लिश में बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का किटेन ऐप पर। मैं डॉक्टर हर्ष पोजदार। तो आज अपना अगला टॉपिक है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। गुणसूत्र की बात करेंगे, नाम आप सभी ने सुना होगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की, स्ट्रॉसबर्गर ने। शब्द किसने दिया, वाल्डेयर ने। अब देखो दो चीजें, एक तो क्रोमेटिन तंतु और एक क्रोमोसोम। क्रोमेटिन तंतु और एक क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र और ये है क्रोमेटिन तंतु। दोनों में ही डीएनए है। एक चीज आप याद रखना कि कोशिका होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोशिका के अंदर कौन होता है, केंद्रक होता है। कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। जीन आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है। अब इन दोनों को समझते हैं। दोनों में ही डीएनए का धागा है, इसमें भी डीएनए का धागा है और क्रोमोसोम में डीएनए का धागा है। आपने मान लो एक पतंग उड़ाई, आपने बहुत ऊंची पतंग उड़ा दी। पतंग उड़ाने के बाद में अचानक से आपको काम आ गया, मान लो भैंसों को पानी पिलाना है, तो आप तुरंत क्या करोगे, नीचे से मम्मी ने आवाज लगाई, जा भाई राधे श्याम भैंसों को पानी पिला के आ। तो आप तुरंत क्या करोगे, पतंग को नीचे खींचोगे। ऐसा थोड़ी कि पतंग छोड़ के भाग जाएंगे, तो पूरी और धागे को पूरी छत पे बिखेर दोगे, है ना। छत पे इसलिए बिखेरोगे जिससे कि मांझा उलझे नहीं। तो पूरी छत पे धागा बिखेर दिया, वापस भैंस को पानी पिला के आए, लाड़ दुलार करके आए, वापस आए, तो तुरंत क्या करोगे, उस धागे को फिर एक चरखी के अंदर लपेटोगे। सीधे पतंग उड़ाओगे तो मांझा उलझ जाएगा कि नहीं उलझ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, छत पे जो बिखरा हुआ मांझा है, ऐसे ही अपन कह सकते हैं कि क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन में भी डीएनए का धागा बिखरा हुआ रहता है। केंद्रक में जब डीएनए का धागा बिखरा हुआ रहता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक में जब डीएनए का धागा बिखरा हुआ रहता है तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। और उस डीएनए के धागे को आपने चरखी के अंदर लपेट दिया तो उसे गुणसूत्र कहते हैं। चरखी हो गई हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए हो गया धागा। क्लियर है। तो डीएनए के धागे को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट दें तो गुणसूत्र का निर्माण होता है, और लपेटने की क्रिया को बोलते हैं संघनन। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो कि भाई जो धागा बिखरा हुआ है वो क्रोमेटिन है, और उसको हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट दिया तो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। समझ में आया। अब कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज अंतरावस्था, एम फेज विभाजन प्रावस्था। इंटरफेज में तो क्रोमेटिन तंतु मिलते हैं और एम फेज में क्रोमोसोम मिलते हैं। तो देखो क्रोमेटिन तंतु कहां मिलते हैं, इंटरफेज में, और क्रोमोसोम एम फेज में। ये क्या है, असंघनित। ये हो गया असंघनित डीएनए के धागे, और ये क्या हो गया, संघनित डीएनए। और साथ में कौन किसके ऊपर संघनित हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर संघनित हुआ है। क्लियर है। तो ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की क्या है, अंतर है। ये धागे होते हैं और ये संघनित संरचना होती है। कौन, क्रोमोसोम। संघनित संरचना किसकी, डीएनए, किसके ऊपर, हिस्टोन के ऊपर। अब एक अवस्था पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, जब अपन विभाजन पढ़ेंगे गुणसूत्र के बाद में, तो विभाजन में आपको पढ़ाऊंगा कि विभाजन के अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और एम फेज, मतलब कोशिका चक्र में। और जो एम फेज है, एम फेज में मैं आपको बताऊंगा एक मेटाफेज अवस्था आती है। तो मेटाफेज में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कहां किया जाता है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र सर्वाधिक संघनित होते हैं, अतः गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कहां करते हैं, मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हम जो क्रोमेटिन धागे की बात कर रहे थे वो दो प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का ध्यान रखना कि ये सुलझा हुआ डीएनए का धागा है ऐसे, और ये उलझा हुआ डीएनए का धागा है, इस प्रकार से उलझा हुआ डीएनए का धागा है। मतलब है तो दोनों ही धागे, यूक्रोमेटिन सुलझा हुआ है, हेटेरोक्रोमेटिन उलझा हुआ है। अब हमने दोनों के ऊपर रंग डाला, इसके ऊपर रंग डाला मान लो, और इसके ऊपर रंग डाला। अब एक बात बताओ, जब अपन होली खेलते हैं तो सुलझे हुए बालों में ज्यादा रंग फंसता है या उलझे हुए बालों में ज्यादा रंग फंसता है? तो सीधी सी बात है, उलझे हुए बालों में। तो अभिरंजन इनमें से किसका ज्यादा होगा, यूक्रोमेटिन का या हेटेरोक्रोमेटिन का? सीधी सी बात है, उलझे हुए का। तो ये अधिक अभिरंजित होता है और ये कम अभिरंजित होता है। अब आनुवांशिक रूप से सक्रियता की बात करें, भाई अब ये बेचारा पहले ही उलझा हुआ है,
अभी अपनी कॉपी कैसे बनाएगा? आनुवांशिक रूप से तो वो चीज ज्यादा सक्रिय होगी जो अपनी कॉपी जल्दी बना सके। तो ये बहुत ज्यादा कैसा है, उलझा हुआ है ये वाला, तो आनुवांशिक रूप से कम सक्रिय होगा। ये सुलझा हुआ है तो ये आनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय होगा। चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर एकदम बीच में, एक्रोसेंट्रिक का मतलब पहले ही पढ़ो, सब मेटासेंट्रिक ये तो है, सेंट्रोमियर एकदम मध्य में, ये देखो सेंट्रोमियर एकदम मध्य में, तो मेटा मतलब बीच में। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, इसको 1 नंबर पे याद रखना, एकदम बीच में। सब मेटासेंट्रिक दूसरे नंबर पे याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर, ये ऊपर नाम इसमें गलत लिख गए, इसको देखो मैं करेक्शन कर देता हूं। इसमें क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक की तरह डायग्राम तो उसका बन गया है, इसका ये आ गया। इस जगह पे तो याद रखना कौन आएगा, सब मेटासेंट्रिक, इस जगह पे आएगा सब मेटासेंट्रिक और इस जगह पे आएगा बेटा, तो इसमें 4 प्रकार का ये हो जाएगा। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है टीलोसेंट्रिक। तो देखो मेटा मतलब बीच में, सेंट्रोमियर एकदम कहाँ होगा, मध्य में होगा। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा? तो आप देख रहे हो सेंट्रोमियर एकदम कहाँ आ गया, मध्य में आ गया। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर होता है। इसमें क्या आएगा, सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर, मध्य से थोड़ा क्या होगा, हटकर। आप देख रहे हो इसमें एकदम बीच में, इसमें मध्य से थोड़ा हटकर आ गया है कि नहीं आ गया। और इसमें आएगा सेंट्रोमियर आएगा किनारे के समीप, सेंट्रोमियर किनारे के समीप, इसमें सेंट्रोमियर आएगा किनारे के समीप और इसमें आएगा सेंट्रोमियर किनारे पर। देखो मेटा मतलब बीच में, सेंट्रोमियर बीच में, सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है, मध्य से थोड़ा हटकर। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है किनारे के समीप, आप देख रहे हो बिल्कुल किनारे के समीप पहुंच चुका है। और टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब टीला, एकदम कहां हो गया, किनारे पर। और अंग्रेजी वर्णमाला में देखो ऊपर और नीचे का भाग बराबर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये होता है वी के समान। किसके समान होता है, वी के समान होता है। इसमें देखो एक भुजा तो बड़ी हो गई और एक भुजा छोटी, एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी, तो ये किसके समान हो गया, एल के समान। इसमें देखो एक भुजा तो बहुत बड़ी और एक भुजा बिल्कुल छोटी, तो ये किसके समान हो गया, जे के समान। और ये इसमें तो एक भुजा है ही नहीं, तो ये किसके समान हो गया, आई के समान। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, मस्त बिजली। क्या ट्रिक है, मस्त बिजली। मेटासेंट्रिक वी के समान, एक्रोसेंट्रिक जे के समान, सब मेटासेंट्रिक एल के समान और टीलोसेंट्रिक आई के समान। मस्त बिजली याद रखना आप इसके लिए। तो ये गुणसूत्र हो गए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। फिर आता है देखो कुछ परिभाषाएं, जीनोम। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को क्या बोलते हैं अपन, जीनोम बोलते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, जीनोम कहलाता है। इसका मतलब क्या है, देखो जो गुणसूत्र है वो जोड़े में उपस्थित होते हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, गाय में 30 जोड़ी होते हैं। तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा, डेंडे डेंडे 30वां जोड़ा, 30 जोड़े हो गए कि नहीं हो गए। तो जोड़े के 2 गुणसूत्र क्या हैं, एक दूसरे के एकदम समान होते हैं। इनमें से एक मम्मी से आता है, दूसरा पापा से आता है, जिनको अपन कहते हैं समजात गुणसूत्र, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं, समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के समान होते हैं। तो अगर आपको गुणसूत्रों का अध्ययन करना है तो इस जोड़े में से केवल एक गुणसूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, इस जोड़े में से भी केवल एक गुणसूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान है। तो प्रत्येक जोड़ी में से एक एक गुणसूत्र उठा लो, प्रत्येक जोड़ी में से एक एक गुणसूत्र उठा लो, हो गया अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। क्लियर है। फिर आता है समजात गुणसूत्र। अभी मैंने बताया है कि जोड़े के 2 गुणसूत्र एक दूसरे के समान आते हैं, समान होते हैं, दिखने में समान, जीनों में समान, सारी चीजों में समान, जिनमें से एक गुणसूत्र तो मम्मी से आता है, दूसरा पापा से आता है। इनको समजात गुणसूत्र बोलते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम गुणसूत्र कैसे, जोड़े में उपस्थित होते हैं तथा दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। इसमें एक चीज भी ऐड कर सकते हैं कि इनमें से एक तो किससे आता है, नरजनक से, और दूसरा मादाजनक से आता है। फिर 2 चीजें, कैरियोटाइप और इडियोग्राम। तो कैरियोटाइप समझना, कैरियो मतलब कैरियोन, कैरियो शब्द किससे आया, कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक की टाइपिंग करना, ऐसे ध्यान रखो, केंद्रक के अंदर क्या मिलते हैं, गुणसूत्र। तो कुल मिला के गुणसूत्रों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन,
जैसे मान ले मैंने कोशिका खोल ली, गाय की एक कोशिका खोल ली, मैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर मैं गुणसूत्रों की संरचना देख रहा हूँ। पहला गुणसूत्र ऐसा दिखता है साहब, दूसरा ऐसा, तीसरे की मुंडी मुड़ी हुई है, चौथा ऐसा। मैंने पूरे 23 के 23 गुणसूत्र की मैंने संरचना अध्ययन कर लिया। 23 जोड़ी है ना, तो 23 का अध्ययन कर लो, 23 तो उनके जैसे ही है कि नहीं। तो मैंने 23 के 23 गुणसूत्रों की बाह्य संरचना का अध्ययन कर लिया, मनुष्य की कोशिका पे पढ़ रहा हूं। अब तुम बोलो गुरुजी आपने तो पढ़ लिया, हमें भी तो बताओ। तो तुम क्या बोलो गुरुजी हम कैसे मान ले कि कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा, तो मैं तुमको उसका डायग्राम बना के बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। बस, तो कैरियोटाइप तो हो गया गुणसूत्रों की बाह्य संरचना का अध्ययन जो मैंने किया। अब मैं तुम्हें डायग्राम बना के उसे बताऊं तो कैरियोटाइप का आरेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है, इडियोग्राम कहलाता है। अब एक चीज आती है कि भाई मेरा कैरियोटाइप और तेरा कैरियोटाइप समान होगा या अलग होगा। तो याद रखना हम सबके मतलब मनुष्य प्रजाति के सभी के गुणसूत्र बाहर से देखने पर सेम टू सेम है। हमारे 46 के 46 गुणसूत्र बाहर से देखने पर एकदम क्या है, समान है। तो तेरा मेरा पूरे मनुष्य प्रजाति का कैरियोटाइप क्या होगा, समान होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है साहब कैरियोटाइप का अध्ययन कौन सी अवस्था में करना चाहिए। अरे यार गुणसूत्र सबसे स्पष्ट कहां दिखाई देते हैं, मेटाफेज में। तो कहां करेगा, मेटाफेज में। तो किसी जीव की एक कोशिका में गुणसूत्रों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियोटाइप का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। एक विशेष जाति के सभी सदस्यों कैरियोटाइप क्या होता है, समान। और कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दें, आरेखीय प्रदर्शन कर दें, तो क्या कहलाता है, इडियोग्राम कहलाता है। ठीक है, कहां पर हो गया संरचना का अध्ययन। अब अपन पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना और अध्ययन किस अवस्था में करते हैं, मेटाफेज अवस्था में करते हैं। अब देखो डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो डायग्राम अपन इसमें बना लेते हैं। ये देखेंगे, ये गुणसूत्र है, क्या है ये, गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र की एक क्रोमेटिड है। एक गुणसूत्र में कितनी क्रोमेटिड होती है, 2 क्रोमेटिड होती है। एक क्रोमेटिड ये है और दूसरी क्रोमेटिड कहाँ है गुणसूत्र की, ये दूसरी क्रोमेटिड है। एक गुणसूत्र में 2 बेलनाकार संरचनाएं होती हैं जिसे अपन क्रोमेटिड कहते हैं। तो एक क्रोमेटिड तो ये हो गई और दूसरी क्रोमेटिड ये हो गई। ठीक है, तो साहब ये तो हो गई गुणसूत्र में क्या, क्रोमेटिड। क्या हो गई, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड को अपन बोल सकते हैं अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड को अपन क्या बोल सकते हैं, अर्ध गुणसूत्र। आधा गुणसूत्र है कि नहीं, क्रोमेटिड क्या हो गया, अर्ध गुणसूत्र हो गया साहब, आधा गुणसूत्र हो गया ये क्रोमेटिड जो है। ठीक है ना। तो एक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड होते हैं। अब देखो गुणसूत्र के चारों तरफ, गुणसूत्र के चारों तरफ अपन देखें तो एक पतली झिल्ली उपस्थित होती है। आपको शायद दिख नहीं रही होगी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक गुणसूत्र के चारों तरफ क्या उपस्थित होती है, एक पतली झिल्ली उपस्थित होती है। एक गुणसूत्र के चारों तरफ एक पतली झिल्ली उपस्थित होती है जिसे अपन पेलिकल के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्या हो गई बेटा, पेलिकल। गुणसूत्र के चारों तरफ उपस्थित पतली झिल्ली को अपन किस नाम से जानते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। ये बिंदु है, देखो इस बिंदु पर एक क्रोमेटिड और दूसरी क्रोमेटिड, दोनों क्रोमेटिड आकर जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। इस बिंदु को अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रोमियर या फिर गुणसूत्र बिंदु। इस बिंदु को क्या बोला जाता है, गुणसूत्र बिंदु या फिर सेंट्रोमियर बोला जाता है। अब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ ध्यान से देखना, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन की बनी हुई 2 प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन की बनी हुई 2 प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन की बनी हुई 2 प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें काइनेटोकोर कहते हैं। होता क्या है, गुणसूत्र विभाजन के दौरान, ध्यान से सुनना, गुणसूत्र विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर स्थित तारक केंद्र सेंट्रियोल, गुणसूत्र विभाजन के दौरान दोनों ध्रुवों पर स्थित तारक केंद्र से तर्कुतंतु निकल के आते हैं और वो काइनेटोकोर से आके जुड़ते हैं। ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु। ठीक है, ये क्या है बेटा, तर्कुतंतु। और कहां जुड़ता है तर्कुतंतु, काइनेटोकोर पर। तर्कुतंतु को इंग्लिश में बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर कहां जुड़ते हैं, तारक इस पे, काइनेटोकोर पे। और ये क्या करेंगे, ये गुणसूत्र विभाजन में सहायता करते हैं। दोनों पर तरफ से खींचेंगे इसको, ये धागे गुणसूत्र को, और गुणसूत्र सेंट्रोमियर वाले स्थान से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो काइनेटोकोर क्या हो गया,
सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? सेंट्रोमियर वह स्थान है जहां एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आकर जुड़ते हैं, दोनों क्रोमेटिड आकर जुड़ते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना। अब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रोटीन की बनी हुई दो प्लेटनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे अपन काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर से तरकु तंतु आकर जुड़ते हैं गुणसूत्र विभाजन के दौरान। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? और ये दोनों बेलनाकार संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। अब ये गुणसूत्र के ध्रुव है, ये गुणसूत्र के दोनों ध्रुवों को अपन बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र के दोनों ध्रुवों को टीलोमियर। इधर वाले भी ध्रुव क्या हो जाएंगे? टीलोमियर। अब एक चीज देखना, सेंट्रोमियर वाले स्थान पर, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वाले स्थान पर गुणसूत्र पिचका हुआ है कि नहीं? तो सेंट्रोमियर वाले स्थान पर गुणसूत्र पिचका हुआ होता है तो इस स्थान को प्राथमिक संकीर्णन या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। इस स्थान पर गुणसूत्र पिचका हुआ है तो इसे प्राथमिक संकीर्णन या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। अब ये देखो, ये गुणसूत्र बनाया किस लिए गया है? डीएनए को संघनित करने के लिए ही तो ये गुणसूत्र बनाया गया है। डीएनए को संघनित करने के लिए ही तो ये गुणसूत्र बनाया गया है। कौन है ये? डीएनए को संघनित करने के लिए क्या बनाया है? गुणसूत्र। किसके ऊपर संघनित है? ये संघनित है साहब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर संघनित है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखना। ये संरचना गोल गोल जो मैंने बनाई है, एक दूसरे कलर में बना देता हूं। ये हिस्टोन प्रोटीन है। कौन है ये? ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये तो हो गया देखो डीएनए का धागा, ये तो हो गया डीएनए का धागा, और ये जो ग्रीन कलर से बनाई है मैंने, ये हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है, इसे अपन न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये आपका गुणसूत्र बन गया। क्या बन गया? ये गुणसूत्र। चलो संरचना देख लेते हैं। तो देखो, क्रोमेटिड मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। सेंट्रोमियर और प्राथमिक संकीर्णन क्या है भाई? वो बिंदु जहां पर दोनों क्रोमेटिड जुड़ते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड आपस में एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर पर दोनों तरफ प्रोटीन की बनी हुई प्लेटनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर दोनों प्लेटनुमा काइनेटोकोर काइनेटोकोर पाई जाती है, जिस पर गुणसूत्र विभाजन के दौरान क्या जुड़ते हैं? तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर वाले स्थान पर गुणसूत्र बाकी तुलना में संकीर्णित होता है, अतः इसे क्या कहते हैं? अतः इसे क्या कहा जाता है बेटा? प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। अब देखो, टीलोमियर क्या है? गुणसूत्र के ध्रुवीय सिरे क्या कहलाते हैं? टीलोमियर कहलाते हैं। द्वितीयक संकीर्णन, देखो ये सभी गुणसूत्रों में नहीं होता, ये तो प्राथमिक संकीर्णन था, ठीक है। द्वितीयक संकीर्णन सभी गुणसूत्रों में नहीं होता। कोई कोई गुणसूत्र जो लंबाई में अधिक होता है वो वापस से एक बार क्या हो जाता है? संकीर्णित हो जाता है। तो ये है द्वितीयक संकीर्णन। ये क्या है? द्वितीयक संकीर्णन है। लेकिन इस जगह पे सेंट्रोमियर नहीं मिलेगा, तो ये सब में नहीं होता। किसी किसी गुणसूत्र में गुणसूत्र पुनः एक बार संकीर्णित हो जाता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्णन के अलावा एक और संकीर्णन मिलता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो द्वितीयक संकीर्णन के बाद का जो भाग है ना गुणसूत्र का, इसे सैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सैटेलाइट। तो द्वितीयक संकीर्णन के बाद का भाग सैटेलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। तो साथियों अब देखो कंपोजिशन देख लेते हैं, गुणसूत्र में क्या क्या मिलता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के लिए तो बनाया ही गया है, तो मुख्य भाग तो क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये लगभग गुणसूत्र का 90% भाग बनाता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और भी कुछ प्रोटीन पाई जाती है, तो उसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और थोड़ा बहुत क्या मिलता है? आरएनए मिलता है। तो मुख्य भाग तो कौन है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और याद रखना डीएनए तो अम्लीय होता है। डीएनए कैसा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है ना भाई इसका नाम। तो डीएनए तो अम्लीय होगा, तो अम्लीय तो भाई क्षारीय के ऊपर ही लिपटेगा। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो साथियों ये अपना क्या कंप्लीट हुआ? गुणसूत्र या क्रोमोसोम टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी चीजें पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।